हाँ, तो सभी बच्चे अपनी क्लास में आ चुके हैं। बहुत अच्छी बात। तो देखिए, आज काफ़ी दिनों के बाद हमारी क्लास लग रही है। इससे पहले बहुत सारी छुट्टियां भी हो गई थी हमारी सर्दियों की, और मेरी ट्रेनिंग भी चलती रही, तो इसकी वजह से काफ़ी दिनों के बाद आज हमारी क्लास लग रही है। ठीक है, तो सभी बच्चे जो हैं अपने अपनी जो किताब है विज्ञान, उस अपनी विज्ञान वाली किताब को खोल लें सभी बच्चे। और कक्षा 8 वाले जो बच्चे कक्षा 8 में पढ़ते हैं ना, क्लास 8 वाले, वो सभी बच्चे अपना अध्याय 9 जिसका नाम है दिव्यांगता, अपने अपने अध्याय को सभी बच्चे खोल लें। इस वाले अध्याय की हम अब से पहले एक क्लास पूरी पढ़ा चुके हैं, आज हमारी दूसरी क्लास है। ठीक, यानी कि एक कक्षा मैं पूरी कर चुका हूँ, आज हमारी दूसरी क्लास है। और दूसरी कक्षा में जो बचा हुआ है उसे हम पढ़ाएंगे, और उसके बाद इसके जो प्रश्न और उत्तर होते हैं वो सारे प्रश्न और उत्तर आपके यहीं पर करा लिए जाएंगे। तो जितने भी सभी बच्चे हैं वो अपनी अपनी किताब को खोल लें, क्योंकि सारा का सारा कंटेंट मैंने SCERT की बुक से ही लिया है, इससे बाहर कुछ नहीं है। ठीक, तो सभी बच्चे एक बार प्यार से बोल दीजिए बंदे। बहुत अच्छी बात, पढ़ते रहिए, मज़े लेते रहिए, जितना पढ़ोगे उतना ही अच्छा है तुम्हारे लिए। ठीक, तो देखिए सभी बच्चे, आज हमारे द्वितीय लेक्चर में जो आज हमारी दूसरी क्लास है इसकी, आज हम इस दूसरी क्लास के अंदर देखिए ये वाला पॉइंट निकालिए, 9.4 होगा। ठीक है, इसे निकाल लीजिए सभी बच्चे अपनी अपनी किताब के अंदर। अपनी जो विज्ञान भारती किताब है ना, उसे खोल के उसमें देखो लिखा है चोट लगने पर प्राथमिक उपचार। ये देखो लाइन लिखी हुई है सबकी किताब में। सबने देख लिया लाइन? बस सबने अगर लाइन देख ली तो एक कच्ची पेंसिल ले लें, उससे टिक करते जाएं, यहाँ जो जो बताया जा रहा है उस सारी चीज़ को टिक करते जाएं और समझते जाएं। ठीक, इससे रिलेटेड सारे प्रश्न आंसर हैं वो सभी करवा देंगे। देखिए अब देखिए इसमें क्या लिखा है, पहले सभी बच्चे शांत हो जाएं। देखिए हमारी SCERT की लाइन में देखो क्या लिखा है। देखिए, विद्यालय में अक्सर चोट लगने पर शिक्षिका तुरंत दवाई पट्टी करती है एवं गंभीर होने पर चिकित्सक के पास ले जाती है। देखिए मेरी बात को सुनिए, यहाँ पर क्या क्या है SCERT में। SCERT देखिए यहाँ पर ये कहा है कि जब सारे बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं, तो हमें पता है हम सारे बच्चे जो हैं स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं, तो स्कूल में बच्चे बहुत सारे हो जाते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, अलग अलग क्लास के बच्चे होते हैं। तो जब इंटरवल का समय होता है, ठीक, जब मध्य अवकाश का समय होता है, तो उस वक्त क्या होता है, सभी बच्चे जब हमारा खाना पीना खाने के बाद सारे बच्चे क्या है उसमें फील्ड में खेलने लगते हैं। तो जब सारे बच्चे जो हैं उस फील्ड के अंदर खेलते हैं, तो इधर भागते हैं, उधर दौड़ते हैं, कभी इधर गिरते हैं, कभी उधर गिरते हैं, तो उस खेल में बच्चों के लिए क्या होता है, उनको क्या आ जाती है, चोट। तो उन बच्चों को क्या आ जाती है, चोट आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए जब बच्चों को किसी प्रकार की जो चोट आ जाती है, उस चोट से देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए बच्चा है खेल रहा है, खेलते वक्त अचानक उसके थोड़ी सी चोट आ गई, हल्की सी उसका खुरच आ गई या कुछ आ गई, तो हमारे विद्यालय के अंदर रखी होती है फर्स्ट एड किट। ठीक है, जिसे कहते हैं प्राथमिक। तो इस प्रकार की देखिए किटें होती हैं, उसमें देखिए कुछ सामान, ट्यूब वगैरह सब रखा होता है। तो हमने देखे कि अगर बच्चे को थोड़ी सी चोट लग गई है, तो अध्यापक लोग क्या करते हैं, उसी में से मैंने अपना ट्यूब निकाला, ट्यूब निकाल के उसके लगा दिया। अगर मान लीजिए किसी बच्चे को देखिए हल्की सी चोट आ गई है, देखिए, तो क्या किया हमने, कोटन से पहले उसे साफ कर लिया, साफ करने के बाद हमने यहाँ पर क्या लगा दिया। अभी मैं इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियो वो दिखाऊंगा आपको, चित्र दिखाऊंगा, सब समझ में आ जाएगा। एक एक पॉइंट लिखा हुआ है SCERT बुक में, सब समझ में आ जाएगा। तो अगर बच्चों के खेलते खेलते किसी प्रकार से चोट लग जाती है, तो सबसे पहले मुझे ये करना है कि अपने विद्यालय में कि जो मेरे पास एक बॉक्स होता है, एक किट होती है, इस प्रकार का देखिए बॉक्स होता है, हमें विद्यालय में मिलता है, इस प्रकार का बॉक्स दिख रहा है, इस प्रकार का बॉक्स, इसमें बहुत सारी चीज़ें, जब हम इसे खोलते हैं, ये देखिए बॉक्स बना हुआ है, उसमें देखिए सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, तो हमने उसे लगा दिया। अब अगर उसके चोट थोड़ी सी खुरच है तो कोई बात नहीं, पहले हमने जो काम किया वो हमने किया। अगर किसी प्रकार से खेलते खेलते उसकी बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है तो क्या करेंगे हम,
पहले हम जल्दी जल्दी से अपना ट्रीटमेंट कर देंगे और उसे अच्छे डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे अगर हमने डिले किया, थोड़ी देर रुके, तो हो सकता है शायद बच्चे की तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाए। तो हम देखिए ये पे लिखा है, विद्यालय में अक्सर चोट लगने पर, चोट वोट लग जाती है, तो देखिए क्या लिखा है इसमें, शिक्षिका क्या है, सबसे पहले शिक्षक लोग क्या करेंगे, दवाई पट्टी कर देंगे, ठीक। एवं गंभीर, जब ज़्यादा गंभीर है, देखा है कि इसकी चोट वास्तव में बहुत ज़्यादा लगी हुई है, तो अब क्या करेंगे, अब हम इसे किसी डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश करेंगे, उसके माता पिता हैं उनसे भी संपर्क करेंगे, ठीक। तो देखिए चोट लगने पर यदि पीड़ित को तुरंत उपचार नहीं दिया जाए तो उसकी स्थिति और भी बिगड़ सकती है। अगर कोई बच्चा खेल रहा है तो खेलते हुए अगर हमने किसी प्रकार से उसको तुरंत मल्लम पट्टी नहीं की, ठीक, या ज़्यादा चोट लगी है, हमने उसे देखा नहीं किया, अरे हमने कहा कि भाई इसे चोट लगी है, हमने कहा चलो बाद में ले चलेंगे, तो अगर हम बाद में लेके जाएंगे तो क्या होगा, उसकी स्थिति और ख़राब होती जाएगी। तो हमेशा ये होता है कि जब भी कभी अगर गंभीर चोट लगी तो सबसे पहले हमें कुछ करना है तो उसे डॉक्टर के पास लेके जाना है, उसके माता पिता हैं उसे तुरंत इन्फॉर्म करो, ठीक। तो इस प्रकार से हम सारी चीज़ को देखते हैं। अब देखने के लिए देखिए हमें यहाँ पर ये देखना है, अब देखिए यहाँ पर SCRT देखिए क्या लिखा, SCRT का एग्जाम देखिए क्या लिखा किताब की, हमारी किताब की, ठीक। देखिए इसलिए चोट लगने पर या बीमार होने पर, ठीक है, तुरंत उपचार दिया जाता है। इस प्रारंभिक उपचार को ही मैं प्राथमिक उपचार कहता हूं। बच्चे बहुत सारे हैं अपने विद्यालय में और सारे बच्चे खेल रहे हैं, कोई कूद रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, तो उधर भागते भागते सबसे पहले क्या वो गिर पड़ा, उसके खुरच आ गई, वो रोता हुआ अध्यापक के पास आएगा कि सर जी मेरे तो इसने मार दी, उसने मार दी चोट, मेरे ऐसे लगी चोट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो बॉक्स रखा हुआ था, जो मैंने अभी आपको बताया, जो बॉक्स ऐसा रखा हुआ था बॉक्स, उस बॉक्स में तो मैंने सामान निकाला। मैंने सामान निकालने के बाद सबसे पहले क्या किया, अगर किसी बच्चे को चोट आ रही है तो आपको ये दिख रही है, ये देखिए चोट आ रही है किसी को, तो मैंने सबसे पहले देखिए यहाँ पर देखिए पहले स्टेप में क्या किया, मैंने उसके घाव को हल्का सा साफ किया। वो गिर पड़ा है, रेत पे गिरा है, तो रेत की अगर हम बात करते हैं तो जो मिट्टी होती है बहुत गंदी मिट्टी होती है, तो हो सकता है मिट्टी में बहुत सारे बैक्टीरिया, खतरनाक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, वो चोट पे लग जाएंगे, हमें और ज़्यादा क्या करेंगे, वो नुकसान देंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, उस घाव को साफ करना है। तो देखिए हमने स्प्रे से क्या किया, उस घाव को साफ किया, ठीक। साफ करने के बाद देखिए हमने जो भी कोई एंटीसेप्टिक क्रीम है वो देखिए हमने क्रीम निकाली, हाथ में ली और क्रीम पे लगा कर क्या किया, हमने देखिए लगाने की कोशिश की, बैंडेड वाली छोटी हमने बैंडेड लगा दी, ठीक। तो वो जो मेरे पास पट्टी रखी है, मैंने उस पट्टी को लेकर के तुरंत ऐसे करके बांध दिया। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने ये काम किया कि बच्चे को चोट लगी है तो मेरे स्कूल के अंदर जो बॉक्स रखा हुआ था, मैंने उस बॉक्स से निकाल कर उसके घाव को साफ किया, उसके ऊपर मैंने कोई एंटीसेप्टिक क्रीम लगाई, कोई ट्यूब लगा दिया, ट्यूब लगाने मेरे ऊपर से मलहम पट्टी कर दी। तो सबसे पहले मैंने ये काम किया। तो जो सबसे पहले मैंने उसके घाव के लिए काम किया उसे कह लेते हैं प्राथमिक उपचार। सबसे पहले जो हम करते हैं उसे क्या कहते हैं, हम प्राथमिक उपचार, उसे कहते हैं क्या, प्राथमिक उपचार। जो सबसे पहले किया हमने, जो हमें अच्छा लगा। लेकिन प्राथमिक उपचार सिर्फ चिकित्सा सुविधा मिलने के पहले तक पीड़ित व्यक्ति को बिगड़ने से बचाने तथा कुछ आराम देने के लिए होता है। देखिए अब क्या क्या है SCRT की लाइन में, अब देखिए इस लाइन के अंदर देखिए ये लिखा हुआ हमारा कि हमने देखा कि बच्चे को किसी को चोट लग गई है, तो हमने सबसे पहले हमें ये लगा कि भाई डॉक्टर तो अभी दूर है, ऐसा करते हैं पहले इसके घाव को साफ करते हैं, तो ट्यूब लगा के मलहम पट्टी बांध देते हैं। मैंने तुरंत घर वालों को इन्फॉर्म किया और बच्चे को क्या किया, बच्चे को मैं लेकर के कहाँ चल दिया, डॉक्टर के पास। भाई डॉक्टर को कहीं ऐसा तो नहीं इसके अंदर अभी चोट लगी, हो सकता है अंदर फ्रैक्चर हो, डॉक्टर को दिखाएंगे। तो डॉक्टर अगर इसकी अल्ट्रासाउंड करने के लिए कहेगा या एक्सरे करने के लिए कहेगा तब लेते हैं। लेकिन सबसे पहले मुझे जरूरी ये लगा कि मैंने घाव को साफ किया, उस पर मलहम पट्टी बांधी और मैं उसे लेकर के चल दिया। ये मैंने सबसे पहले काम किया। अब मैं डॉक्टर के पास जाने से पहले ये सारा काम कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने साफ कर दिया अब तो वो ठीक हो गया, नहीं, डॉक्टर के ले जाने से पहले मैंने ये सारा काम कर दिया। अब मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, ठीक। तो हम ये भी कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि प्राथमिक उपचार चिकित्सा का विकल्प नहीं है। किसी भी डॉक्टर के पास ले तो जा रहे हैं,
लेकिन उससे पहले हमने मलहम पट्टी कर दिया, हमने अपनी सांत्वना बना ली कि भैया मैंने मलहम पट्टी कर दिया, अब ऐसा करते हैं इसकी हालत और भी बिगड़ जाए या हड्डी टूट हो या कोई इन्फेक्शन हो तो ऐसा करते हैं इसे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। तो जो मैंने पहला काम किया मलहम पट्टी, वो मेरा पहला उपचार था, वो कोई बिना डॉक्टर की सलाह के कर दिया मैंने। तो वो कोई ऐसा तो नहीं था कि भाई परमानेंट हो गया कि चलो ठीक है अब तो चलो ठीक है तो घूमता रहे, लेकिन नहीं, हमने पहले वो काम करने के बाद फिर हम डॉक्टर के पास जाएंगे। फिर डॉक्टर जब हमें बताएगा कि वो डॉक्टर लोग जो होते हैं वो इस बीमारियों के बारे में जानते हैं, इन बीमारियों के बारे में पढ़ के आए, जैसी डॉक्टर राय बताते हैं हमें उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। वो अपने हिसाब से फिर दवा देंगे, अपने हिसाब से जांच के लिए बोलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सारी चीज़ें कहते हैं। तो मैंने सबसे पहले जो विद्यालय में काम किया, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे घर पर भी रखी होती हैं, ट्यूब व्यूब वगैरह पट्टी वगैरह सब घर पर रखी होती हैं, तो वो केवल उसके लिए होते हैं हल्की से अगर हमें कोई चोट आ गई है कुछ आ गई है तो हम अपने घर पर या विद्यालय में वो काम कर सकते हैं। लेकिन हमें करके ये नहीं करना कि हमें घर बैठना है, हमें डॉक्टर के पास फिर भी जाना है। पास में कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है तो हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जा सकते हैं, या हमारे शहर में कोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ अच्छे अच्छे डॉक्टर होंगे, नर्स होंगे, आपको वहाँ पर जा करके दिखाना है, दिखा करके वो डॉक्टर उसकी सही दवा देंगे, ठीक। तो इस प्रकार से हमें ऐसे करके चलना है। हर चीज़ को अपने को ध्यान लगाते जाओ। सारा कंटेंट मैंने अपने हिसाब से डिजाइन किया है तुम्हारे समझाने के लिए। अब देखिए, प्राथमिक उपचार के लिए कुछ आवश्यक सामग्री एक पेटी में रखी जाती है। इस पेटी को मैं प्राथमिक उपचार बॉक्स कहता हूँ। जो मुझे एक पेटी है, जो मैंने अभी आपको पेटी दिखाई थी, इस प्रकार की देखिए पेटी बहुत सारी बाजार से मिल जाती है, उस पर से प्लस का चिन्ह लगा होता है, जैसे कहता हूँ फर्स्ट एड। तो इस प्रकार की पेटी मिल रही है मुझे। इस पेटी के अंदर क्या होगा, पेटी के अंदर देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं, इन सारी चीज़ों को हम घर में यूज कर सकते हैं, आसानी से काम कर सकते हैं। हमारे विद्यालय में भी रखी हुई है। तो देखिए मुझे यहाँ पर देखिए कैंची मिलेगी, पट्टी भी मिलेगी, बैंडेड मिलेंगी, और भी देखिए मुझे ग्लव्स मिलेंगे, और देखिए ये मिलेंगे, और कुछ मेडिसिन मिलेंगी इसके अंदर में, और ट्यूब भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये सारी चीज़ें इसके अंदर रखी होती हैं। मान लीजिए अगर कोई बच्चा है, किसी बच्चे को हल्का सा बुखार आ गया है, ठीक, तो हमारे पास पैरासीटामोल अगर दवा है तो हम थोड़ी सी उसे गोली दे देंगे, ठीक, थोड़ी सी गोली। लेकिन हमारा सबसे मेन काम है कि हमें केवल इस समय हमें परेशानी देख रही है तो थोड़ी सी लेंगे, लेकिन जाएंगे हम डॉक्टर के पास जरूर, क्योंकि डॉक्टर ही हमें सही दवा दे सकते हैं। उल्टी सीधी दवा हमें नहीं लेनी है, डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे तो वो अपने हिसाब से दवा देंगे, ठीक। तो ऐसी जो बॉक्स होता है, ऐसा जो बॉक्स है, इस बॉक्स में हम देखते हैं तो इसे मैं कहता हूं प्राथमिक उपचार बॉक्स। इसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक उपचार बॉक्स। प्राथमिक उपचार बॉक्स है, इसमें सब कुछ मिलेगा आपको सामान, ठीक है। इस प्रकार की हमारी वो होती है। अब देखते हैं, देखिए थोड़ा हम आगे चले तो हमने थोड़ा देखा प्राथमिक उपचार पेटी में देखिए बहुत सारी वस्तुएं हो सकती हैं। अपनी किताब में सब निशान लगाते जाएं, सारी चीज तुम्हारी किताब के अंदर लिखी हुई है, केवल ये चित्र नहीं है। किताब के अंदर सब कुछ लिखा है, केवल चित्र नहीं है। अब देखिए यहाँ पर अस्पताल में देखिए उपयोग की जाने वाली देखिए रुई, पट्टियां भी होंगी, उसमें गौज भी होगा, पिन भी होगी, उसमें कैंची भी होगी, उसमें डॉक्टरी थर्मामीटर भी होगा, चम्मच भी होगी, गिलास भी होगा, साबुन, तौलिया, माचिस, टॉर्च, खपच्ची। तो देखिए ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं, हमें ज़्यादा टॉर्च की ऐसी कोई विशेष ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये अगर रात बरात के लिए काम घर में जा जाती है। तो मुख्य मुख्य चीज़ें देखिए हमारे लिए, देखिए थर्मामीटर होना जरूरी है। ज़्यादातर सभी विद्यालय हैं, सभी विद्यालय में थर्मामीटर हो, क्योंकि बच्चे को अगर ऐसा लग रहा है मुझे बुखार सा आ रहा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे अपने विद्यालय में, हमने प्राथमिक उपचार जो बॉक्स है उसमें से हम थर्मामीटर को निकालेंगे, ठीक। और थर्मामीटर को निकालने के बाद मालूम है क्या करेंगे, उसमें से थर्मामीटर निकाल के हमारी जो जीभ है, हम जीभ के नीचे लगा के रख देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना टेम्परेचर, या हम अपने बगल के अंदर लगा सकते हैं तो वो बता देता है कि हमारा कितना टेम्परेचर है, हमें बुखार है तो कितना बुखार है। उसके अलावा मल्लम पट्टी है, देखिए कैंची है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पेन है, सेफ्टी पिन है, ग्लव्स वगैरह हैं,
और भी देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तौलिया वगैरह हैं, सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमारे बॉक्स में निकलती हैं और हमारे विद्यालय में रखी हुई हैं। इससे हम यही करते हैं कि अगर बच्चों को किसी को छोटी मोटी चोट आ रही है तो हम घाव को साफ कर सकते हैं, उस पर ट्यूब लगा सकते हैं और अपना जो काम है वो कर सकते हैं। लेकिन हमें उसके बाद तुरंत ही क्या करना, डॉक्टर के पास जाना है। तो सबसे पहले मुझे विद्यालय के अंदर जो उपचार दिया गया है, ट्रीटमेंट दिया गया, सबसे पहले तो उसी को मैं क्या कहता हूं, प्राथमिक उपचार। ठीक, प्राथमिक उपचार। अब देखते हैं, देखिए अब देखते हैं हम यहां पर प्राथमिक उपचार की जब हो रही है बात। देखिए कुछ दवाइयां होनी चाहिए, हमारे घर पर भी होनी चाहिए, विद्यालय में तो हैं। अब देखिए जैसे पैरासीटामोल, ठीक, जैसे कि पैरासीटामोल, डिटॉल भी देखिए रखना बहुत जरूरी है घाव भाव को साफ करने के लिए। डिटॉल से ज़्यादातर ये कहा जाता है कि डिटॉल से क्या होते हैं, कीड़े मर जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देते, डिटॉल से मर जाते हैं। ठीक, उसके अलावा देखिए टिंचर, किसी घाव पर डालने के लिए टिंचर होता है, एक लाल लाल दवा होती है टिंचर की, ठीक है, वो मैंने अभी पिछले उसमें से लगाया था। ग्लूकोज की हमें देखिए जरूरत जब पड़ जाती है, जैसे बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, ठीक, हम अचानक उल्टी आने लगी, हमें चक्कर आने लगा, और तो उस वजह से या हमें पेट में कभी कभी ऐसी कोई दिक्कत होने लगी जिसकी वजह से हमें बार बार जाना पड़ रहा शौच करने के लिए, तो क्या करते हैं हम वहाँ पर आराम से ग्लूकोज है पानी में घोरा हम पी सकते हैं। ठीक, जब भी हमें कोई दस्त हो, पेचिश हो, हम पी सकते हैं, हमें बहुत तेज गर्मी लग रही है पी सकते हैं, हमें थोड़ा सा चक्कर आ रहा है हम ग्लूकोज पी सकते हैं। ठीक, ORS का पैकेट, वही ग्लूकोज जो नहीं, ORS का पैकेट होता है। पेन बॉक्स, एंटीसेप्टिक क्रीम, एंटीसेप्टिक क्रीम का मतलब होता है जो ट्यूब होती है ना, एंटीसेप्टिक क्रीम होती है, जैसे कि ट्यूब है, कोई ट्यूब फोड़ा पे लगाने वाला होता है कि ट्यूब ले आओ, ऑइंटमेंट ट्यूब ले आओ, उस ट्यूब को लगा दो, वो एंटीसेप्टिक क्रीम ही तो है। सारी चीज़ें हैं का। ठीक, नमक शक्कर तो यह कि मेरी तबीयत गड़बड़ हो रही है, मुझे चक्कर आ रहा है, तो थोड़ा ग्लूकोज तो मैंने पी लिया, मैंने नमक और शक्कर का घोल भी पी लिया। अगर नींबू है तो और अच्छी बात है, शिकंजी सी बन जाएगी जो हमें गर्मी में आराम देगी। ठीक, जो हमें क्या देगी गर्मी में, जो हमें गर्मी में आराम देगी। उसके अलावा देखो क्या फ़ायदा होगा इससे, उससे ये फ़ायदा होगा अगर मेरा किसी प्रकार से पेट गड़बड़ है तो मुझे नींबू की शिकंजी वहाँ भी देखिए आराम दे जाएगी। तो हमें ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें विद्यालय में भी मिलती हैं। उसके अलावा हमें अपने घर पर भी रखना चाहिए, घर पर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, घर पर भी रखना चाहिए। ये देखिए बहुत सारी दवाएं हैं, जैसे कहा ना पैरासीटामोल, ये देखिए पैरासीटामोल है, डिटॉल वगैरह है, ये देखिए डिटॉल वगैरह है, मूव ट्यूब है, थर्मामीटर है। और अगर वो जुकाम सा कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है या मेरे सर में दर्द हो रहा है तो मुझे मैं विक्स की वो कर सकता हूँ, उस पर ऐसे लगा करके मालिश कर सकता हूँ। थोड़ी सी मुझे कहीं पर चोट लगी है तो मूव ट्यूब को लगा सकता हूँ। तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हैं उस बॉक्स के अंदर रखी जाती हैं जो हमारे घर में रखा है, हमारे विद्यालय के अंदर रखा है। अब इनके थोड़े कुछ उपयोग के बारे में देखते हैं जो हमारी बुक्स के अंदर बताए गए। ये देखिए आप यहाँ पर कुछ उपयोग के बारे में देखिए, यहाँ पर समझिए कुछ उपयोग के बारे में जब हम समझते हैं तो यहाँ पर देखिए जैसे पैरासीटामोल टैबलेट, ये हमारी किताब के अंदर सब लिखा है कि नहीं, किताब में सब लिखा है, हाँ उसे देखते आओ। तो बुखार उतारने के लिए मुझे हल्का सा बुखार सा आ रहा है और डॉक्टर थोड़ा दूर है और थोड़ी बुखार सा आ रहा है, मैं थर्मामीटर से चेक किया है और मैंने दवा अगर मेरे पास रखी है पैरासीटामोल तो मैं आधी गोली ले सकता हूँ उसे। पहले तो डॉक्टर के अंडर में हमने सारी दवा ले ली, डॉक्टर से हमने पूछ भी लिया कि किसी प्रकार से मुझे बुखार आए तो मैं कितनी दवा ले सकता हूँ, तो सब वो बता देते हैं। तो अगर हमें किसी प्रकार से घर पर दिक्कत हो रही है, विद्यालय में दिक्कत हो रही है तो हम उसी हिसाब से थोड़ी दे देते हैं, लेकिन उसके बाद क्या करना है, हमें डॉक्टर के पास अवश्य जाना है। ठीक, डॉक्टर के पास हमें क्या करना है, अवश्य जाना है, अच्छे डॉक्टर के पास जाना है, बेकार नहीं है। ठीक है, ग्लूकोज तथा ORS का पैकेट, ग्लूकोज और ORS का पैकेट वाले में क्या होता है, ग्लूकोज होता है अगर मेरी तबीयत गड़बड़ है, गर्मी में मुझे उल्टी आ रही है, चक्कर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुझे थकान हो गई है, बहुत पसीना चल रहा है, तो मैं ऐसी कंडीशन में क्या करूँगा,
कि मैं इस घोल को गिलास में डाल के आसानी से पी सकता हूँ। जैसे चक्कर वक्कर उल्टी में मुझे क्या मिलेगा, मुझे बहुत सारा आराम मिलेगा। एंटीसेप्टिक क्रीम एमल डिटॉल, तो एंटीसेप्टिक डेटिक्लोल को हम इसलिए रखते हैं कि मान लीजिए हम खेल रहे हैं, किसी प्रकार से खेलते खेलते गिर पड़े, हमें हल्की सी चोट लगी, खुरच आ गई है, या हम थोड़े कट गए, तो वहाँ पर गंदी संदी मिट्टी है, गंदी संदी मिट्टी लग जाती है, तो सारे घाव को डिटॉल वगैरह से क्या करते हैं, हम साफ़ कर लेते हैं। उसके ऊपर मैंने एक ट्यूब लगा दिया, एंटीसेप्टिक क्रीम लगा दिया, तो जिससे क्या होगा, वो मेरा जो घाव है वो ज़्यादा फिर बढ़ेगा नहीं, मुझे कुछ ना कुछ आराम मिलने लगेगा। उसके बाद ही मुझे डॉक्टर साहब के पास जाना है। ठीक, अब देखते हैं कुछ ध्यान रखने योग्य बातें। देखिए, ध्यान रखने योग्य अगर बातें, सबसे पहले हमने दवा का बॉक्स तो हमने ले लिया, हम बाजार से गए, बाजार से हम दवा भी ले आए। ठीक, पहले तो बाजार दवा लेने के लिए जा रहे हैं तो दवा को समझ के लेना है। अब दवा हम ले तो आए घर पर, तो हमने काफ़ी दिनों बाद देखते हैं कि दवा एक्सपायरी हो जाती है। एक्सपायरी का मतलब होता है खराब होना। अभी मैं बताऊंगा तुम्हें, रोटी देखी तुमने, रोटी? रोटी, अगर रोटी मैंने अभी बनाई है तो वो बिल्कुल गर्म है, ताज़ा है, वो अच्छी है। ठीक, अगर मैं उस रोटी को 5 या 6, 7, 8 घंटे के बाद ज़्यादा देर तक रख देता हूँ तो वो रोटी क्या हो जाती है, एक्सपायर। तो रोटी क्या हो जाती है, जैसे गर्मियों में तुमने सब्जी देखी है, सब्जी अगर हमने ताज़ा बनाई है तो वो सही है सब्जी। ठीक, सब्जी क्या है, मैंने ताज़ा बनाई है तो वो सही है। अगर वो सब्जी को थोड़ी देर तक गर्मी में रखी रहेगी, 10 घंटे 8 घंटे, तो क्या हुआ, गर्मी की वजह से वो सब्जी क्या हो जाती है, खराब। तो खराब का मतलब क्या है कि अगर हम खराब चीज़ को खा लेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी हालत खराब हो जाएगी, हम बिगड़ जाएंगे, हम बीमार पड़ जाएंगे। ऐसे ही दवाइयों का काम होता है। तो जब भी कभी दवाई लेने के लिए जाते हैं तो दवाई जब बनती है तो उसकी तारीख पड़ती है, कब बनी है, कितने दिनों तक ये रहेगी, उतने दिन के बाद खराब हो जाए। जैसे मान लीजिए मैं दवा लेने के लिए गया, तो देखिए यहाँ पर देखो लिखा है MFG डेट। MFG का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग डेट। MFG का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग डेट। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि ये कब बनी है, जब बनी है तो उसकी तारीख पड़ी है। ये देखिए, जब बनी है तो ये देखिए तारीख पड़ी हुई है ऊपर, कब बनी है, कौन से महीने में बनी है, किस दिन बनी है, कौन सी साल बनी है। तो ये है मैन्युफैक्चरिंग डेट। मान लीजिए कि 28/5/2014 इस पर पड़ी डेट। ठीक, अब इसी के नीचे पड़ी हो तो एक्सपायरी। एक्सपायरी का मतलब क्या है, खराब हो जाना। जैसे खाना खराब हो गया है भैया, उसे खा लेंगे तो भैया क्या होगा, बीमार पड़ जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे कि नहीं। तो इसी प्रकार से जो दवा बनी है, अब इसकी देखो लिखी हुई है एक्सपायरी। एक्सपायरी का मतलब अब खराब हो गई, बेकार हो गई, ये देखो नीचे पड़ी हुई है। अब इसकी डेट कितनी पड़ी हुई है, मान लीजिए कि 20/10/2018। अब हम देख लेंगे, इस महीने को देख लेंगे, हमने ये दवा खरीदी है तो हमारी इतने साल तक ये दवा चलेगी। इसके बाद अगर हम इस दवा को यूज करेंगे तो वो दवा हमारे लिए क्या है, बिल्कुल खराब। तो इस दवा को देखिए, मैंने यहाँ पर यही अच्छी तरह समझाया है कि एक तो MFG डेट होती है, एक एक्सपायरी को शॉर्ट में ये XP लिख देते हैं और मैन्युफैक्चरिंग डेट को लिख देते हैं MFG। ठीक, इन दोनों चीज़ को हमें समझना है। इन दोनों चीज़ को समझ करके क्या करना है, हमें दवा को लेके आना है। अब हम किसी प्रकार से घर में किसी की तबीयत खराब हो गई है तो पहले हमें सबसे पहले क्या करना है, हम दवा की डेट को देखेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि दवा खराब हो गई हो, अभी खा लें तो अभी तुम यहाँ पड़े रहो, अभी तुम्हारे लिए इधर से उधर ऑलरेडी कंडीशनें आ जाएंगी तमाम। ठीक, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा कंडीशन आ जाएं। तो इस प्रकार से देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं। तो इतनी देखिए, अब देखिए यही तो देखो क्या लिखा है इसमें, डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवा नहीं खानी चाहिए। हमें दवा जब ही खानी है जब हमें डॉक्टर की सलाह लेनी है। ठीक,
प्राथमिक उपचार पेटी में देखिए मलहम और तेज गंध वाली दवाएं व खाने की दवाओं को अलग रख सकते हैं। तो हमारी जो किट है उस किट में बहुत सारी ऐसी दवाएं, किसी में बहुत तेज गंध आ रही है, किसी में गंध नहीं आ रही है, तो दोनों दवाओं को अलग कर देंगे। कोई ऐसी दवा जिसमें गंध आ रही है उसे अलग कर दो, जिसमें गंध दुर्गंध, गंध का मतलब दुर्गंध, विशेष प्रकार की गंध सी आ रही है उसे अलग रख दो, तो हम अलग अलग रख देंगे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर देखिए, दवाएं खरीदते समय व उनके उपयोग करते समय उनकी एक्सपायरी डेट अवश्य देख लेनी चाहिए। हमें दवा किसी को भी खिलाने से पहले सबसे पहले मुझे ये देखना है कि आखिर में इसकी एक्सपायरी डेट क्या है। ठीक, तो सबसे पहले मुझे इसकी क्या देखनी है, एक्सपायरी डेट देखनी है। एक सेकंड, तो इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे हमें देखिए किसी भी दवा को लेना है, शांत हो जा सही बच्चे, किसी भी दवा को अगर हमें लेना है तो हमें उसकी एक्सपायरी डेट का बहुत ध्यान रखना है। अगर वह दवा एक्सपायरी डेट की है तो हमें नहीं लेनी है, हमें नई दवा बाजार से खरीदनी है, मेडिकल से लेके आनी है। ठीक है, यात्रा पर जाते समय प्राथमिक उपचार पेटी अवश्य साथ ले जाएं। मान लीजिए हम कहीं पर, गर्मी का समय है या कोई वैसा भी समय, हम मान लीजिए कहीं पर यात्रा पर जा रहे हैं, नानी के यहाँ जा रहे हैं या मौसा के यहाँ जा रहे हैं, काफ़ी दूर है, तो हमें ये सारी चीज़ें जो डब्बा होता है इसे अपने साथ बैग में रख लेना चाहिए। हो सकता है हमें कब इसकी ज़रूरत पड़ जाए, जब ज़रूरत पड़ जाए तभी हम ट्यूब लगा सकते हैं। हमारे सर में जब दर्द हो रहा है तो हम दवा को मर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ क्या है, हमें वहाँ पर यूज करनी है जहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत पड़े, इसलिए हमारे साथ होना ज़रूरी है। अब थोड़ा देखिए हम आगे और देखते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, चोट लगने पर किया जाने वाला प्राथमिक उपचार, किसी को कुछ थोड़ी ऐसी चोट लगी जिससे क्या मेरा खून बह रहा है, रक्त बह रहा है। ठीक है, चोट लगी इस प्रकार से रक्त बह रहा है। देखिए, यदि चोट गंभीर हो तो चिकित्सक को बुलाना चाहिए या पीड़ित व्यक्ति को चिकित्सक के पास ले जाने का प्रयास करना चाहिए। अगर किसी को भयंकर चोट लगी है तो अगर किसी प्रकार से ये लगता है कि डॉक्टर साहब हमारे पास आ सकते हैं तो ठीक है, वैसे तो डॉक्टर कोई आते नहीं है किसी घर पर, जहाँ तक संभव है तहाँ तक किसी को ज़्यादा कंडीशन हो जाए, खराब चोट लग गया तो उसे डॉक्टर के पास ले जाने की पूरा प्रबंध करना चाहिए। ठीक, अब देखिए, घायल अंग से यदि रक्त बह रहा है तो उसे बंद करने का प्रयास करना चाहिए। मान लीजिए किसी के चोट लगी बहुत तेज, शांत जाओ, मान लीजिए किसी के चोट लग गई, वहाँ से ये बाएं में चोट लग गई किसी के, इस बाएं से रक्त बह रहा है, तो उस व्यक्ति को हम लिटा लेंगे। लिटाने के बाद मालूम क्या होगा, उसकी बाएं ऐसे कर देंगे, उसकी बाएं हम ऐसे कर देंगे तो क्या होगा, रक्त यहाँ से जो निकल रहा है वो निकलना बंद हो जाएगा, रक्त नीचे की तरफ चलेगा। तो उसकी बाएं को ऊपर कर देंगे, क्यों, क्योंकि मेरा यहाँ पर हृदय से हम ऊपर कर देंगे, वही तो देखो इसमें लिखा है, तेज बहते रक्त को रोकने के लिए हाथ को हृदय से ऊंचा रखना चाहिए। अब मैंने लिटा दिया, यहाँ से रक्त बना तो मैंने हाथ को ऊपर कर दिया, ऊपर कर लिया हाथ। ऐसे में बर्फ उपलब्ध हो तो उसे साफ कपड़े में लपेट कर चोट वाले स्थान पर रखकर रक्त का बहाव रुक जाता। मान लीजिए रक्त किसी का बह रहा है और मेरे पास बर्फ भी है, तो बर्फ को क्या करूँगा, मैं एक कपड़े में लपेट दूंगा, तो कपड़ा कैसा हो जाएगा, ठंडा, उसे यहाँ पर बांध देंगे उसी जगह चोट के। मेरे पैर में चोट लग गई है तो मैंने ऐसे इंसान को लुटा दूंगा और इस पैर से देखो खून बह रहा है तो इस पैर को क्या करूँगा, इसके ऊपर रख दूंगा। यहाँ पर इसका क्या है, हृदय। अब हृदय को देखते हैं तो इससे ऊंची होगी ना इसकी टांग, तो मेरा ब्लड जो है इधर ही रहेगा, उसमें बह के ऊपर नहीं निकलेगा छेद से। तो ऐसे करके यही तो देखो लिखा गया इसमें, तेज बहते रक्त को रोकने के लिए हाथ को हृदय से ऊंचा रखना चाहिए। ठीक है, चोट को रेत व मिट्टी से बचाना चाहिए। किसी प्रकार से बहुत ज़्यादा चोट लग गई है, मेरा खून बह रहा था, बहुत से लोग क्या करते हैं तो मिट्टी डाल लेते हैं, तो मिट्टी या गंदे कपड़े से हमेशा हमें क्या करना है, चोट को दूर रखना है। गंदा कपड़ा होता है तो गंदा कपड़ा आपको दिख रहा है, उसमें बहुत सारे खतरनाक बैक्टीरिया होते हैं जो हमें आँख से दिखाई नहीं देते। अगर गंदे कपड़े से साफ करेंगे तो वो क्या होंगे, बैक्टीरिया,
वो चोट पे ब्लड में पहुंच जाएंगे, ब्लड से क्या होगा, मेरे शरीर में पहुंच जाएंगे, नुकसान करेंगे। अगर मैंने किसी प्रकार से मिट्टी डाल दी है तो मिट्टी में हो सकता है बहुत सारे खतरनाक ऐसे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हों जो मुझे आँख से नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैंने उस गंदे रेत को, मान लीजिए मेरे चोट पे लग गया है जहाँ खून बह रहा है, तो वे जो बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें आँख से नहीं देख सकते, तो वो क्या होगा, मेरे रक्त में मिल जाएंगे, मेरे शरीर में पहुंच जाएंगे और क्या होगा भाई, मुझे बीमार कर देंगे। तो इस प्रकार से वो क्या कर देंगे, मुझे चोट पर मक्खी नहीं बैठनी चाहिए। अगर चोट लग गई है तो हमें हाथ को ऐसे करते रहना चाहिए, बांध दो अच्छी तरह से। अगर उसके ऊपर कोई मक्खी बैठती है तो मक्खी देखिए, जो गंदा पानी भरा हुआ होता नालों में, उस गंदे पानी में बैठ के आ रही है मक्खी। भैंस का गोबर पड़ा हुआ है तो गोबर पर बैठ के आ रही है मक्खी। किसी का बच्चे मल पड़ा है या लोग और भी खुले में शौच कर देते, वहाँ पर बैठ के आ रही है मक्खी, जो वहाँ पर बैठ करके। तो मक्खी जितनी गंदी जगह पर बैठेगी उतने ही गंदे छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो मक्खी के पैरों से चिपक जाते हैं। अब वही मक्खी मेरे बहते हुआ रक्त जहाँ चोट लगी है वहाँ पर अगर बैठ जाएगी तो मालूम है क्या होगा, बहुत छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो मेरे रक्त में मिल जाएंगे और मुझे क्या करेंगे, धीमे धीमे क्या कर देंगे, वो मुझे बीमार कर देंगे। तो हमें देखो मक्खी से भी बचाना है, गंदा रेत है उससे बचाना है, गंदा कपड़ा है उससे पहुंचना नहीं है। हमें पहले डिटॉल से साफ करना है, उसके साथ में साफ रुई होती है कॉटन जिसे कहते हैं साफ, उससे हमें गाय को साफ करना है। फिर उसके ऊपर मुझे क्या करना है, मुझे एंटीसेप्टिक क्रीम का प्रयोग करना है। जब मैं उसके ऊपर एंटीसेप्टिक क्रीम का प्रयोग करूंगा तो मालूम है क्या होगा, जब हम उसके ऊपर एंटीसेप्टिक प्रयोग करेंगे, बांध लेंगे, तो मुझे कुछ न कुछ आराम मिलने लगेगा। और अब हम क्या करेंगे, अब हम डॉक्टर के पास जाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं। अब देखिए अगला हमारा पॉइंट है दिव्यांगता को लेकर के है कि दिव्यांगता के प्रति राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास। देखिए अगर कोई दिव्यांगता वाला चैप्टर तो हमारा ही, मैं इससे पहले तो मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके शरीर के कोई भी अंग कम है, कम का मतलब कट चुका है, किसी से कान नहीं है या किसी के नाक नहीं है या किसी का दिक्कत हो गई है, तो उसे मैं कहता हूँ दिव्यांग। दिव्यांग का मतलब उसके शरीर के किसी न किसी अंग में क्या है, कमी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं उनके शरीर के सारे अंग तो हैं लेकिन वो काम नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के कान हैं तो वो सुनने में उसे दिक्कत हो रही है, तो हम कहेंगे वो भी क्या है, एक तरह का दिव्यांग माना जाता है, क्योंकि वो सुन नहीं पा रहा है। किसी के पास ऐसा है, शरीर तो अच्छा खासा है, उसके पास दिमाग नहीं है। दिमाग का मतलब क्या है, वो दिमाग से कैसा है, थोड़ा ढीला। तो हम ये कहेंगे उसका दिमाग अच्छी तरह से विकसित नहीं है, तो वो मानसिक रूप से क्या है, दिव्यांग। मानसिक रूप से क्या है, दिव्यांग। तो आँख है किसी के पास दो, लेकिन एक आँख में बीमारी है, वो देख नहीं पा रहा है, तो हम ये कहेंगे कि वो आँख से क्या है, दिव्यांग। तो अगर देखिए इस प्रकार देखिए बहुत सारे देखिए मुझे दिव्यांग लोग मिल जाए। ये देखिए ये आँख से, इसके पैर में नहीं है, इसे आँख से नहीं दिखता है, इसे चलने में बहुत सारी दिक्कतें हैं, इसके भी देखिए पैर में दिक्कत है, इसके देखिए हाथ में दिक्कत है। तो ऐसे व्यक्ति को प्यारे बच्चों हम कहते हैं दिव्यांग। ठीक, तो इनके लिए देखिए हमें कुछ न कुछ प्रयास करते रहना चाहिए। जितने भी लोग समाज में हैं, बढ़िया हैं और पढ़े लिखे लोग हैं, तो उन्हें इनकी मदद करनी चाहिए। उसके अलावा विद्यालय स्तर पर अध्यापक लोग हैं, सभी इनकी मदद करते हैं, तो इनकी मदद करनी चाहिए। देखिए भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों के लिए समानता, स्वतंत्रता, न्याय व गरिमा, ठीक, न्याय व गरिमा सुनिश्चित, न्याय व गरिमा सुनिश्चित करता है और स्पष्ट रूप से यह दिव्यांग व्यक्तियों समेत एक संयुक्त समाज बनाने पर जोर देता है। देखिए हमारा जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान में चाहे वो दिव्यांग हो चाहे वो बिल्कुल सही हो, सबको जीने का समान अधिकार है। ठीक, ये देखो इस पुस्तक में लिखा है, सबको जीने का समान अधिकार है। तो जहाँ पर हमें ये लगता है कि वो काम
हम कर सकते हैं, विकलांग नहीं करता, तो ये भी बात गलत है। कोई कोई विकलांग आदमी ऐसा होता है कि वो पैर से ही वो दिव्यांग है लेकिन पढ़ने में तेज होता है, तो उनका भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा। हमें ऐसे लोगों की क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। शांत हो जा से अच्छे। हाल के वर्षों में दिव्यांगों के प्रति समाज का नज़रिया तेजी से बदला है। यह माना जाता है कि यदि दिव्यांग व्यक्तियों को समान अवसर तथा प्रभावी पुनर्वास की सुविधा मिले तो वे बेहतर गुणवत्तापूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं। देखिए, अगर दिव्यांग व्यक्ति जो है, उस दिव्यांग व्यक्ति की बात करते हैं तो आज के समय पे बहुत सारा हमारा नज़रिया चेंज हो गया है। जो दिव्यांग होते नहीं हैं, उन दिव्यांगों को मदद करनी चाहिए, उन्हें पढ़ाना चाहिए। आज वो भी समाज में बहुत सारा काम कर सकते हैं। देखिए, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 के अंतर्गत पुनर्वास सेवाओं के लिए इस प्रकार के प्रावधान हैं। तो सरकार ने भी इन दिव्यांग लोगों के लिए बहुत सारे प्रावधान रखे हैं। उन प्रावधान के तहत इनको क्या मिलता है, कुछ न कुछ लाभ मिलता है। तो देखिए, बहुत सारे देखिए लाभ सरकार देखो किस प्रकार से इन्हें दे रही है। बहुत सारे देखिए राष्ट्रीय संस्थान हैं, जैसे शारीरिक विकलांग संस्थान नई दिल्ली में, ठीक, ऐसा संस्थान है जहाँ पर विकलांग लोग जाते हैं। तो विकलांग की यहाँ पर कुछ न कुछ क्या होती है, उनके लिए कुछ न कुछ यहाँ पर योगदान है और यहाँ पर कुछ न कुछ उनके बारे में दिया जाता है। इनका योगदान है कि ये विकलांग के लिए बहुत सारे क्या करते हैं, काम करते हैं, योगदान है इनका। राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान देहरादून दृष्टि से संबंधित है। राष्ट्रीय ऑर्थोपैडिक विकलांग संस्थान कलकत्ता का इस प्रकार का संस्थान है। अगर किसी की हड्डी वड्डी टूट जाती है तो बहुत अपाहिज सा होता है, वो चलने में असमर्थ है, तो ये संस्थान उनकी क्या कर रहे हैं, मदद करते हैं। कलकत्ता की मानसिक, किसी का दिमाग सही नहीं है, दिमाग प्रॉपर रूप से काम नहीं कर रहा, शरीर तो ठीक है लेकिन उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, तो वो क्या है, सिकंदराबाद में है ये संस्थान। श्रवण, बम्बई में एक ऐसा संस्थान है जहाँ पर किसी को भी कान की दिक्कत है, कान में सुन नहीं पा रहा है, कान की बहुत सारी उसे समस्या है, तो ऐसे संस्थान में अगर हम बच्चे को लेकर के जाएंगे जिसे कान में दिक्कत है, तो इस संस्थान में जाकर के क्या होगी, इससे कुछ न कुछ मदद मिलेगी यहाँ पर। दूसरा है राष्ट्रीय पुनर्वास एवं अनुसंधान संस्थान। बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जहाँ पर क्या है, उनके रहने का भी इंतजाम है, उसके ऊपर रिसर्चें भी हो रही हैं। और बहुविकलांग इस प्रकार के भी हो सकते हैं, कुछ लोग जो नाक कान आँख कान से बहुत ज़्यादा क्या हैं, विकलांग, उसमें विकलांगता के क्या हैं, बहुत ज़्यादा लक्षण। तो ये संस्थान देखिए कुछ ऐसे हैं जो हमारी किताब के अंदर लिखे, ये दिव्यांग लोगों की क्या करते हैं, मदद करते हैं। यहाँ पर दिव्यांग लोग, बच्चों को अगर हम लेके जाएंगे, लोगों को लेके जाएंगे, तो उन्हें यहाँ से कुछ न कुछ लाभ अवश्य मिलेगा। अगला देखिए, शांत हो जाओ सभी बच्चे। अगला देखिए, दिव्यांग जनों के प्रति सामाजिक दायित्व। जो दिव्यांग होते हैं उनके प्रति के समाज के कौन कौन से दायित्व हैं। हमारे जो समाज है, समाज का भी कुछ न कुछ उसमें दायित्व होना चाहिए। हम दिव्यांगों की शारीरिक स्थिति को नज़रअंदाज करते हुए उनके आत्मविश्वास एवं मनोबल को बढ़ाएं और उनकी कार्य क्षमता को देखते हुए उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करें। देखिए, जितने भी दिव्यांग होते हैं, दिव्यांग देखिए हमारे जो हम जहाँ पर जिस जगह पर रहते हैं वहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग रहते हैं। कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो कम पढ़े हैं, कुछ लोग ऐसे लोग भी हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े हैं। तो पढ़े लिखे लोग या कम पढ़े लोग, सभी लोग मिल कर के आपस में क्या करें, अगर कोई दिव्यांग है, उस दिव्यांग की जहाँ तक संभव हो तहाँ तक हमें उसकी क्या करें, हमें उसके मनोबल को बढ़ाना है। उससे कहे भैया तू पढ़ाई कर, उसकी जहाँ तक हो तहाँ तक हमें उसकी कुछ न कुछ क्या करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए उसकी हमें जहाँ तक संभव तहाँ तक उसकी सहायता करनी चाहिए। तो हमें हर प्रकार से उसकी सहायता करनी चाहिए और उससे ये कहना चाहिए भाई तू पढ़ाई कर, हो सकता है पढ़ाई करके तेरी नौकरी लग जाए तो तेरी ज़िंदगी अच्छी तरह से कट जाएगी। तो हमें हर प्रकार से हमें ये कहना है कि भाई वो आगे बढ़ रहा है तो हमें उसकी हर वक्त क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए।
दिव्यांगों को भी खेल कूदों में समान अधिकार मिलना चाहिए। बहुत सारे दिव्यांग ऐसे होते हैं कि लोग कह देते कि अरे इसे मत खिलाओ, ये तो बेकार है, दिव्यांग कुछ नहीं, लेकिन उसे क्या है, थोड़ा बहुत तो खेल कूद हो रहे हैं तो उससे भी खेल कूद में क्या हिस्सा दे देना चाहिए। भाई तुम भी खेल लो खेल, इसमें हर्जी क्या है, तो उसे भी मौका मिलने चाहिए। उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और न ही उन्हें सहानुभूति दिखाकर दया का पात्र बनाए। देखिए हम सारी चीज़ कर रहे हैं तो हमें उनसे ये कहना चाहिए भाई तुम ठीक हो, तुम्हारे पैर में दिक्कत है या कुछ में दिक्कत, तुम खेलने लायक हो तो खेलिए, अगर तुम जीतते हो तो तुम्हें इनाम मिला गया। हम उसे दया सी नहीं दिखानी चाहिए उसे। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमें उसकी मनोबल को बढ़ाएंगे। हम सबका कर्तव्य है कि हम अपने दिव्यांग या साथियों को सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक हैं। जितने भी दिव्यांग हैं उनसे हमें ये कहना चाहिए भैया पहली बात तो तुम सरकारी विद्यालयों में पढ़ने के लिए जाइए। दूसरी बात हम उनसे कहें कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हो तो तुम्हें बहुत सारी क्या मिलेंगी, योजना मिलेंगी। तो सरकार की तरफ से बहुत सारी योजना आती है दिव्यांगों के लिए, वो उन्हें मिलेंगी। 3 पहिए की जैसे साइकिल है, पढ़ने में उन्हें सुविधा मिलेगी, उनके अलावा उन्हें छात्रवृत्ति भी मिलेंगी, उसके अलावा उन्हें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। नौकरी में उन्हें पहले वरीयता दी जाती है दिव्यांगों को, ठीक है। उन्हें सामान्य जीवन जीने में मदद करें। जहाँ तक संभव है जितने भी लोग दिव्यांग हैं उनसे ये कहो भाई आराम से आप पढ़ाई करो, आराम से रहो और सामान्य रूप से जीवन जियो। उनके साथ भी खेलो, उनके पास भी बैठो, उनसे भी बातें करो। अगर उनके पास बैठेंगे, खेलेंगे, बातें करेंगे और पढ़ाई की बातें करेंगे तो उनका मन क्या है, उनका मन प्रसन्न रहेगा, वो भी खुश रहेंगे कि चलो ठीक है, अच्छा है। तो हमें किसी से भी ऐसा नहीं है कि माने वो विकलांग है हम तो दूर भागते नहीं, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। जहाँ तक संभव है तहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा हमें उससे कहना चाहिए, उसका मनोबल बढ़ाना चाहिए। और कोई भी कार्यक्रम कर रहे हैं तो उसे भी कहिए कि भाई आप भी हिस्सा लीजिए, आप भी ये काम कीजिए। अब देखिए हमारा चैप्टर तो अध्याय यहाँ पर खत्म हो गया। कुछ क्वेश्चन है SCRT के, ये अध्याय हमारा समाप्त हो चुका है और कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को हम यहाँ पर करते हैं। सभी बच्चे किताब सभी के पास खुली हुई है, सारे प्रश्नों को हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक। देखिए पहला हमारा प्रश्न है दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनिए। तो देखिए दिए गए विकल्पों में देखिए सही विकल्प चुनिए। देखिए श्रवण दिव्यांग अक्षम होते हैं, श्रवण का मतलब होता है सुनना, तो वो सुनने में और बोलने में क्या होते हैं, अक्षम होते हैं। इसमें निशान लगा लीजिए। अगला है देखिए हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की अक्षमता को क्या कहते हैं, अक्षमता का मतलब होता है वो उस चीज के काबिल नहीं है, ठीक। तो जैसे लोकोमोटर दिव्यांग, अक्षमता का मतलब उसके पास क्षमता नहीं है उसके अंगेष्ट में, ठीक है। यहाँ देखिए सवाल यहाँ अब आगे देखिए, देखिए विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत। देखिए प्राथमिक उपचार पेटी में मलहम एवं कुछ दवाएं होनी चाहिए, होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। एंटीसेप्टिक क्रीम संक्रमण से बचाने के लिए उपयोग की जाती है, भैया बिल्कुल सही बात है। अंतिम दिनांक वाली दवाइयों का सेवन नहीं करना चाहिए, सही बात है। भैया एक्सपायरी डेट की दवा को प्रयोग करेंगे तो हम क्या होगा, मर जाएंगे। तो अंतिम दिनांक का मतलब होता है एक्सपायरी डेट। अब तो तारीख निकल गई इसकी, हमेशा के लिए गई, अब चक्कर मत पड़िए, नहीं हम भी चले जाएंगे ऊपर। अगला देखिए डिस्ग्राफिया सुसंग ढंग से न लिख पाने के लिए अक्षम है, सही बात है। दिव्यांग साथियों की मदद करना हमारा सामाजिक दायित्व तो नहीं है, ये बात गलत है भैया। हमारा दायित्व है दिव्यांग, अभी मैंने बताया ना तुम थोड़ी देर पहले, अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग है तो भाई हमें उसकी भरपूर मदद करनी चाहिए। अगर उसकी मदद करेंगे तो क्या होगा, उसका मनोबल बढ़ेगा, वो भी कुछ न कुछ करेगा, वो कहेगा भैया ठीक है ये सब लोग कह रहे हैं तो मैं भी काम करता हूँ, उसका उत्साह बढ़ जाता है ऑटोमेटिक। तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न 3 है। प्रश्न 3 है देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, ठीक।
तो देखिए मानसिक दिव्यांगता से पीड़ित व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि सामान्य से काफी धीमी होती है। देखिए अगर कोई दिमाग से पीड़ित है, उसका दिमाग अच्छी तरह डेवलप नहीं है, एक तो ऐसा है कि उसका दिमाग तेज है, उसे मैंने पढ़ने के लिए दिया, वो सब कुछ पढ़ लेता है। एक ऐसा है कि वो पढ़ नहीं पाता है, तो उसकी क्या है, धीमी गति है दिमाग की। ये तो देखा है धीमी और मंद है, तो उसकी क्या है, धीमी और मंद गति। डिसलेक्सिया कोई मानसिक बीमारी नहीं है। डिसलेक्सिया देखिए कोई मानसिक बीमारी नहीं है। प्राथमिक उपचार के लिए दवाइयों को जिस बॉक्स में रखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक उपचार बॉक्स या प्राथमिक उपचार पेटी। यहाँ क्यों कर रही है कूड़ा, फेंक देना यहाँ तो उड़ा करके, तो हम उसे क्या कहते हैं, प्राथमिक उपचार पेटी या बॉक्स, एक ही बात है। देखिए पहला पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन सन 1960 में रोम में किया गया था। सब लोगों ने लिख लिया ये, सभी बच्चे लिख लीजिए जल्दी जल्दी, सबने लिख लिया, ठीक। अब आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये मेरे पास प्रश्न 3 था, प्रश्न 4 देखते हैं। सभी बच्चे इधर देखिए। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी कार्य पुस्तिका में लिखिए। शांत हो जाओ सभी। देखिए प्राथमिक उपचार से आप क्या समझते हैं, प्राथमिक उपचार कौन सा है? भैया मैं स्कूल में खेल रहा हूँ या मैं कुछ कर रहा हूँ या अपने घर पर हूँ, तो मेरे जैसे ही चोट लगी तब मैंने क्या किया, अपने घाव को साफ किया, तुरंत ही मल्हम लगा दी, ठीक, मैंने पट्टी कर ली, ये मेरा प्राथमिक उपचार हुआ तुरंत। वही तो कहते हैं चोट लगने पर यदि पीड़ित को तुरंत उपचार न दिया जाए तो उसकी स्थिति बिगड़ सकती है। इसलिए चोट लगने या बीमार होने पर तुरंत दिया जाने वाला उपचार प्राथमिक उपचार कहलाता है। यह चिकित्सा सुविधा मिलने से पूर्व पीड़ित व्यक्ति की स्थिति बिगड़ने से बचाता है। हमें वहाँ पर जाना है हॉस्पिटल में, उससे पहले हमें जो चीज़ अच्छी लगती है जल्दी काम कर लो, तुरंत लेके जाओ, उसे हम कहते हैं प्राथमिक उपचार, ठीक। इससे सभी उतार दूंगा, पीपीटी लोग दूंगा, आराम से उतार लेना। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, दिव्यांगता से आप क्या समझते हैं? श्रवण दिव्यांगता के बारे में बताइए। देखिए दिव्यांगता जिसका शाब्दिक अर्थ है शरीर के किसी अंग की बनावट में कमी होना। अगर मेरा शरीर का कोई अंग है तो उसकी बनावट में जब कमी होती है तो मैं क्या कहता हूं, दिव्यांग। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार अक्षमता किसी व्यक्ति को अलग अलग तरह से प्रभावित करती है। इधर देखिए, जिससे दिन प्रतिदिन की क्रियाएं प्रभावित होती हैं उसे मैं क्या कहता हूं, दिव्यांगता। देखिए दिव्यांगता में कोई मेरा शरीर है, शरीर के अंग की बनावट में कोई कमी है तो मैं दिव्यांग कहता हूं। और ऐसा व्यक्ति जिसकी शरीर की जो बनावट है उसमें कुछ कमी है तो हम ये बात कह सकते हैं कि जो रोजाना के काम होता है वो सारे काम को नहीं कर सकता है। मान लीजिए किसी के पैर में दिक्कत है तो वो तेज दौड़ नहीं पाएगा, ज़्यादा चल नहीं पाएगा। किसी के दिमाग में गड़बड़ है तो वो पढ़ नहीं पाएगा, रोजाना के काम नहीं कर पाएगा, भूलने की बीमारी होगी। तो यहाँ पर यही तो देखो बताया गया है कि उसकी जो दिन प्रतिदिन की जो क्रियाएं होती हैं वो क्या प्रभावित होती हैं, ठीक। श्रवण दिव्यांगता की बात करें, श्रवण का मतलब क्या है, हमारे सुनने और बोलने से होता है, सुनने और बोलने से। देखिए श्रवण दिव्यांगता कान के पूर्ण विकास के अभाव हो, ठीक, अभाव को कान की बीमारी या चोट लगने की वजह से हो सकता है। देखिए श्रवण का मतलब वो सुन नहीं पा रहा है तो उसके कान में हो सकता है किसी ने चोट मार दी हो, कभी लग गई हो, कोई कमी हो, तो उसकी वजह से क्या है वो सुन नहीं पाता है। इससे दिव्यांगता व्यक्ति का पूरी तरह से ध्वनि सुनने में अक्षम हो जाता है, जिसके कारण क्या है बच्चा बोलने में भी सक्षम, जब कोई चीज़ सुन नहीं पाएगा तो वो बोल भी नहीं पाएगा, बोलने में भी दिक्कत होगी। तो बहुत सारी चीज़ें देखो आ जाती हैं। अगला देखिए, अगला कौन सा हमारा प्रश्न,
अगला है प्राथमिक उपचार पेटी में कौन कौन सी वस्तुएं होनी चाहिए। भाई प्राथमिक उपचार में देखिए अगर बात करते हैं तो देखिए गांज और ये देखिए रुई, पट्टियाँ, पेन, कैंची, डॉक्टरी, थर्मामीटर, चम्मच है तो ठीक है, साबुन या माचिस या टॉर्च ये खपच्ची देखिए। उसके अलावा दवाई में देखिए पैरासीटामोल तो होनी चाहिए, डिटॉल भी होनी चाहिए, देखिए ग्लूकोज भी होना चाहिए, ORS का पैकेट होना चाहिए और एंटीसेप्टिक क्रीम, नमक, शक्कर, ये ऐसी चीज़ें जो हमारे पास होनी चाहिए। भाई 2-4 टेबलेट सीधे नहीं बैठोगे, आंखों में तो पढ़ते लिखते तो नहीं हो, एकदम कर रहे हैं। दिव्यांगजनों के प्रति हमारा क्या सामाजिक कर्तव्य दायित्व है। हमारा दायित्व है कि दिव्यांगों की शारीरिक स्थिति को नज़रअंदाज करते हुए उनके आत्मविश्वास एवं मनोबल को बढ़ाएं और उनकी कार्य क्षमताओं को देखते हुए उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करें। तो देखिए दिव्यांगजनों के प्रति देखिए हमारा क्या कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य है कि उसकी शरीर की स्थिति को हमें नज़रअंदाज कर देना चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि तेरा शरीर तो बेकार है भैया, तू नहीं कर पाएगा, उस बात को भूल जाना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उससे कहना चाहिए कोई बात नहीं, मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। अगर हम ऐसी बातें उसके साथ कहते रहेंगे तो उसका मनोबल क्या है, बढ़ता रहेगा। मनोबल का मतलब होता है उसका एक तरह का विश्वास था पक्का हो जाना, तो उसे भी विश्वास होने लगे चलो ठीक है भैया कोई हमारे साथ इस प्रकार की बातें कर रहा है। तो इस प्रकार की सारी चीज़ें देखते हैं। दिव्यांग साथियों को सरकारी योजना के प्रति जागरूक करें। अगर कोई दिव्यांग है तो मुझे ये बोल देना चाहिए कि भाई तुम पढ़ाई करते रहो, अच्छे संस्थानों में सरकारी में पढ़ते रहो, तुम्हें सारी की सारी जो सरकारी योजनाएं उसका तुम्हें लाभ मिलेगा। और अगर तुम इसी प्रकार से पढ़ाई करते रहे तो तुम्हें नौकरी भी सरकारी बहुत जल्दी मिल जाएगी, जिससे तुम्हारा जीवन सही तरीके से कटेगा। तो इस प्रकार से हमें बहुत सारी चीज़ इसमें क्या है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। इन सारी चीज़ों को बच्चे देख लेंगे सभी, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न। अगला है देखिए प्रश्न, डिसलेक्सिया एवं डिस्ग्राफिया से आप क्या समझते हैं। डिसलेक्सिया एवं डिस्ग्राफिया से आप क्या समझते हैं। डिसलेक्सिया पढ़ने लिखने से संबंधित विकार है। पढ़ने लिखने से संबंधित एक विकार होता है जिसमें बच्चों को शब्द पहचानने, पढ़ने, याद करने और बोलने में परेशानी होती है। इनकी उच्चारण क्षमता सामान्य बच्चों की अपेक्षा काफ़ी कम होती है। यह 3 से लेकर 14 साल के बच्चों में सामान्य रूप से पाया जाता है। डिसलेक्सिया में क्या होता है, पढ़ने लिखने में उससे दिक्कतें होती हैं। तो बच्चे को पढ़ने में उसे कोई शब्द को पहचान नहीं पा रहा है, उसे पढ़ने में दिक्कतें हैं, वो कोई चीज़ याद नहीं कर पा रहा है, उसे बोलने में भी परेशानी हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हम ये कह सकते हैं सभी बच्चों से। तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे डिसलेक्सिया के लक्षण हैं जो 3 साल से लेकर के 14 साल के बच्चों में सामान्य रूप से पाए जाते हैं। अगर बात करें डिस्ग्राफिया की, तो डिस्ग्राफिया एक दिमागी बीमारी है जिसके फलस्वरूप यह चिन्हित है कि यह एक प्रकार का लेखन विकार है जो लेखन के कौशल पर असर डालता है। इसमें स्पेलिंग, हस्तलेखन, दूसरे वाक्यों और पैराग्राफों को संयोजित करने जैसे कौशल प्रभावित होते हैं। डिस्ग्राफिया ऐसी बीमारी है जिसमें कि देखिए कोई स्पेलिंग है तो स्पेलिंग में देखिए उसे बहुत मिस्टेक हुआ, हाथ जो लिखते हैं उससे हाथ से लिखने में क्या उसे बहुत सारी समस्याएं आती हैं, वाक्यों को, इस तरह चीज़ों को, ठीक है। इस प्रकार की सारी समस्याएं आती हैं। आज का हमारा अध्याय देखिए यहीं पर ख़त्म हो रहा है। क्लास 7 का क्लास 8 वाला था और कल हम इससे अगला अध्याय हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं।